बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के बड़े मौज़ूआत में एक तो ये है कि इमरान खान ने कल जो पत्ता फेंकना है या जो सरप्राइज़ देना है वो असल में एक नहीं है बल्कि दो हैं, और उनमें खाना जंगी भी शामिल है। और खाना जंगी में ये इदारों को मुलव्वस करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से मामलात बहुत संगीन हो सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं ये दूसरा मौजू छेड़ता हूँ जिसमें आपने कल और परसों के व्लॉग अगर मेरे सुने हो तो मैंने उनमें कहा था कि पीटीआई की तरफ से ये गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि फौज मुदाखलत के लिए मैदान में आ गई है और वो कोई ना कोई मुसालती फार्मूला करके मामला ठीक कर देगी। ये पीटीआई वाले कैंपेन चला रहे थे और इनके वजीर भी इसमें शामिल थे। और वजीरों का बयान था कि कल आप देखिएगा, कल कोई ना कोई डेवलपमेंट हो सकती है। ये परसों भी कहा था, तरसों भी कहा था। तो मैंने कहा था कि ये सब झूठ है। फौज मुसालती किरदार अदा नहीं कर रही, बल्कि इमरान खान ने फौज की मिन्नत तरले की है कि मेरी जान बचाओ, मुझे एनआरओ दिलाओ, मुझे बाइज्जत वापसी का रास्ता दिलवाओ। और कल फिर आपने देखा कि इसकी तस्दीक हो गई। तस्दीक इस तरह हुई कि ARY की चैनल ने इमरान खान का इंटरव्यू किया। इमरान खान उसमें हस्बे मामूल झूठ बोला कि फ़ौज ने, उसने एस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि एस्टेब्लिशमेंट ने मेरे सामने 3 ऑप्शन रखी कि या अदम एतमाद का सामना करो, या इस्तीफ़ा दे दो, या असम्बली तोड़ दो। तो मैंने नए इलेक्शन का वो जो ऑप्शन था वो बेहतर समझा। तो फ़ौरन ही उसी चैनल के एक दूसरे एंकर वसीम बदामी तक फौजी ज़राए ने रब्ता किया, अस्करी ज़राए ने, और इस दावे की तरदीद की, जो कि नहायत ही शर्मनाक बात है इमरान खान के लिए। फ़ौज ने इसमें वाज़े किया कि हमने किसी को कोई ऑप्शन नहीं दी, बल्कि ये इमरान खान थे। वज़ीर आज़म हाउस से रब्ता हुआ फ़ौज के साथ और कहा गया कि अपोजिशन से मिलकर कोई फेस सेविंग का, कोई वापसी का, कोई भागने का, कोई रस्ते, यानी फ़ौज के अल्फाज नहीं, मैं उसका मफ़हूम बयान कर रहा हूँ। ये इसने फिर वज़ीर आज़म हाउस ने ये दरख्वास्त की थी। तो चुनाचे उनके कहने पर फिर फ़ौजी शख्सियात ने, बड़े अहदेदारों ने अपोजिशन से मुलाकातें की और उनमें इमरान खान का पैगाम पहुँचाया। क्योंकि ये बात जो इमरान खान ने जो तजवीज़ पेश की थी कि मैं असम्बली तोड़ दूंगा, मुझसे इस्तीफ़ा ना लिया जाए, अदम एतमाद की तहरीक ना पेश की जाए, ये वापस ली जाए, तो मैं वादा करता हूँ कि मैं असम्बली तोड़ दूंगा बजट के फ़ौरन बाद। हमने अपोजिशन को ये पेशकश बता दी, अपोजिशन ने इसे मंजूर नहीं किया, तो तजावीज़ का ये सिलसिला वहीं पर फिर ख़त्म हो गया। इससे ज़्यादा बात नहीं, और हम सियासत में मुलव्वस नहीं है। अच्छा, हकीकत में इमरान खान ने 2 मरतबा मिन्नत तरले की। एक मरतबा तो ये, दूसरी मरतबा इसने कहा कि सिर्फ 1 महीना के लिए मुझे मोहलत दे दो, मैं 1 महीने के बाद वादा करता हूँ कि असम्बली तोड़ दूंगा। और इसी पर फिर अपोजिशन ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, परसों अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि इमरान खान एनआरओ मांग रहा है, वापसी का रास्ता मांग रहा है, हम नहीं देंगे। और इस पर इमरान खान की पार्टी ने तरदीद की। और आज फिर कल ये पता चल गया कि ये अपोजिशन का दावा दुरुस्त था। इमरान खान ने झूठ बोला, पहले भी झूठ बोला, इस मसले पर भी झूठ बोला, और फ़ौज के इदारे के बारे में भी ये मुसलसल झूठ बोल रहा है और झूठ पे झूठ बोलने चले जा रहा है। तो ये बात बहुत शर्मनाक है कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की बात को टीवी पर उसके दावे के चंद ही मिनट बाद अस्करी इदारों को उसकी तरदीद करना पड़ी। और ये इमरान खान जाते जाते एक आखिरी हल्के की तरफ से भी झूठा होने का सर्टिफिकेट लेकर ये अब शर्मिंदा बैठा है। लेकिन शर्मिंदा खैर ये इसमें क्या होना है। अच्छा नाज़रीन, ये इस पर बहस अभी चलेगी क्योंकि ये मामला बड़ा संजीदा है, बड़ा संगीन है। यानी एक मुक़्तदर इदारे ने वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के दावे की तरदीद की है, और न सिर्फ ये है कि सिंपल तरदीद है, बल्कि इससे वज़ीर-ए-आज़म का किरदार भी बेनकाब हो गया कि इसने एनआरओ मांगा था। एनआरओ यही होता है ना कि आप मुझे बाइज्जत वापसी का रास्ता दे दें, मैं असम्बली खुद तोड़ूंगा। और ये मसला बड़ा संगीन है। अब ये अस्करी ज़राए ने ये तरदीद की है, लेकिन अभी इदारे की तरफ से ऑफिशियल बयान नहीं आया। और अगर इमरान खान ने दोबारा इंसिस्ट किया अपने झूठ पर, तो फिर ये बात भी मुमकिन है कि इदारे की तरफ से सरकारी और बाकायदा सतह पर भी कोई रद्द-ए-अमल या तरदीद या वजाहत आ जाए। नाज़रीन, अब दूसरी बात यह है खाना जंगी वाली। खाना जंगी, इसको एक दिन पहले समझाया गया था कि ये हरकत आपने नहीं करनी। इसने इत्तेफाक किया और वादा किया कि ठीक है, मैं ये हरकत नहीं करूँगा। लेकिन अब ये 2 वार करने की कोशिश कर रहा है। एक तो इसकी पार्टी ने आज और कल मुल्क में मुज़ाहरों की कॉल दे दी है,
अब देखिए इन मुजाहरों में इस क्या होता है। लेकिन चलिए मुजाहरों की कॉल देना तो और बात है, लेकिन दूसरी कॉल जो दी गई है वो है कि 3 तारीख को हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचे। कितने लोग आते हैं इससे कतई नज़र, जितने भी लोग आएंगे उनको रोकने के लिए कुछ दूसरी ताकतें भी मौजूद होंगी और इस तरह खून खराबा हो सकता है। लेकिन इतलात ये हैं कि रेड जोन को मुहासरे में ले लिया जाएगा और किसी को रेड जोन की खिलाफ वर्जी नहीं करने दी जाएगी। और इस तरह ये इमरान खान के ये जो सरप्राइज है ये तो रेड जोन से बाहर ही दम तोड़ देगा। लेकिन खतरा इसके बावजूद नहीं टलेगा, इसलिए कि मुहासरा या नाकाबंदी या कॉर्डन ऑफ करने का जो इलाका है वो तो रेड जोन है। इस्लामाबाद में पीटीआई के कारकुन दूसरी जगहों पर तो पहुंचेंगे भी और मुजाहरे भी करेंगे और तोड़फोड़ भी करेंगे और हमले भी करेंगे, क्योंकि इतलात ये आ रही है कि उन्हें कहा गया है कि आपने हथियार भी साथ लाने, क्योंकि गद्दारों को मज़ा सिखाना है। गद्दारों से मुराद वो है कि जो पीटीआई के मुनहरिफीन हैं, बल्कि वो तो पूरी अपोजिशन को ही गद्दार कह रहे हैं। पूरी अपोजिशन मीर जाफर और मीर सादक है। और फवाद चौधरी साफ कह चुका है, उसने परसों फिर ये बयान दोहराया है कि इन गद्दारों को अवाम के बीच में से होकर आना पड़ेगा। मतलब ये है कि ठीक है, डी चौक में तो कोई रेड जोन में तो कोई फसाद हंगामा नहीं होने दिया जाएगा, ये तो तय है। लेकिन रेड जोन से बाहर इस्लामाबाद के इलाके में जब ये सैकड़ों या हज़ारों कारकुन पहुंचेंगे और उनके पास हथियार भी होंगे तो उनका मुकाबला करने के लिए दूसरी पार्टियों के लोग भी आएंगे। मुत्तहदा ने भी बता दिया है कि हमारे भी इस्लामाबाद में खासे लोग रहते हैं, तो अगर ये लोग लाएंगे तो हम भी लाएंगे। और फिर ये जेयूआई के लोग भी आएंगे, मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के लोग भी मौजूद होंगे। गोया कि एक खूनी फसाद का इसने तय कर लिया है। और दूसरा जो इसका सरप्राइज़ है वो ये है कि इसको कहीं से यकीन दिलाया गया। अब कहीं से कोई भी डेरा इस्माइल खान हो सकता है, पेशावर हो सकता है, कोई भी शहर हो सकता है, कहीं से इसको यकीन दिलाया गया है या यकीन दिलाने की कोशिश की गई है कि हम अपोजिशन के कुछ अरकान को वहाँ नहीं पहुँचने देंगे। दरअसल इसने वहाँ फ़ोन करके, वहाँ राब्ता करके ये फरमाइश की थी कि कुछ इस तरह करो कि अपोजिशन के 7-8 अरकान वहाँ पहुँच ही ना सके। तो मतलब ये है कि उनको रास्ते में उठा लिया जाएगा या रात को छापा मारकर गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तार से मुराद है कि हुकूमत के पर्दे में कुछ दूसरे लोग भी हो सकते हैं, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन वो ये यकीन दहानी जो कराई गई है वो 5-6 अरकान की है, क्योंकि इनका ख्याल है कि जब 175 में जो अब 176 हो गए, एक्चुअली 176 है, 176 में से 5-6 हम उठा लेंगे तो 170 की गिनती रह जाएगी। लेकिन अपोजिशन के जो ज़राए हैं, बल्कि अपोजिशन की क़यादत ने जो फैसला किया है वो ये है कि जितने अरकान हमारे कम होंगे, अव्वल तो हम कम नहीं होने देंगे, हम चौकीदारी करेंगे, पहरा देंगे और किसी को भी ये कोशिश करने की इजाज़त नहीं देंगे कि वो हमारे 5-6 अरकान गायब हो जाए। लेकिन मुतबादिल प्लान के तहत उन्होंने जो मुनहरफीन हैं जिनकी तादाद 22 है, उनमें से हर एक को तैयार किया गया कि भाई तुम्हारी कुर्बानी हो सकती है, और वो कुर्बानी करने के लिए 10 अरकान जो हैं उन्होंने नामजद किए हैं कि इन 10 अरकान में से तरतीबवार कुर्बानी दी जाएगी। कुर्बानी से मुराद ये कि उनको नाहली डी सीट होने का मसला होगा तो वो डी सीट होने के लिए तैयार है। फ़र्ज़ कीजिए 6 अरकान को वो डेरा इस्माइल खान वाले या बन्नू वाले या कोहाट वाले या पेशावर वाले या जहाँ के भी वो हैं पेशावर, तो वो अगर गायब करते हैं कोई अपने गन पॉइंट के बलबूते पर, तो उतने ही अरकान कुर्बानी देने के लिए, अपनी सीट की कुर्बानी देने के लिए वहाँ अपोजिशन के पास मौजूद होंगे। इनकी गिनती 175-76 ही रहेगी वोट डालने के लिए, वो कम नहीं होगी। ये सिस्टम, ये बाकायदा इन्होंने न सिर्फ ये तय कर लिया बल्कि तैयार भी कर लिया, और 10 अफराद की लिस्ट भी इनके पास मौजूद है कि इनमें से तरतीबवार कुर्बानी दी जाएगी। तरतीबवार से मुराद है कि अगर एक आदमी कम पड़ा तो पहले नंबर पर, अगर 2 आदमी कम पड़े तो दूसरा आदमी भी इसी तरह। अच्छा, ये मैं इस इतला को संजीदा भी समझता हूँ और गैर संजीदा भी समझता हूँ। संजीदा ये है कि वो साहब जो हैं, जो इमरान खान ने जिनसे रिक्वेस्ट की और जिसने यकीन दहानी कराई है, वो कोशिश तो करेगा, वो आदमी जो है वो बात नहीं आएगा, वो कोशिश करेगा, लेकिन उसकी कोशिश कामयाब नहीं होगी। अपोजिशन ने भी कुछ पुख्ता बंदोबस्त किए हैं कि हमारा कोई बंदा गायब ना कर दिया जाए। देखिए, बंदा गायब होने से रोकना मुश्किल तब होता है जब
उन पर एतबार ना हो। मसलन कोई पता नहीं चलता कि आखिरी टाइम में कौन इरादा बदल दे, तरगीब में आ जाए, हुकूमत के लालच में आ जाए, हुकूमत के दबाव में आ जाए। इस मरतबा ऐसा कोई मसला नहीं है, ना कोई लालच काम कर रहा है, ना कोई दबाव काम कर रहा है। गायब करने की एक ही तरसबील है, वो ये है कि ज़बरदस्ती उठा लिया जाए, लापता कर दिया जाए, जो जिस तरह के ये पाकिस्तान में होता रहा है। तो उस कोशिश को प्रीएम्प्ट कर लिया गया और पूरा बंदोबस्त कर लिया गया। मुतल्लिका हुकाम से राब्ते भी हैं, और रेड जोन को जब सील किया कर दिया गया है तो फिर मेरे ख्याल में वो जो बन्नू या कोहाट या डेरा इसमाइल खान या पेशावर वाले साहब जो हैं, उनके लिए इस रेड जोन को डी सील करना, उसके लिए इसके अंदर इन्फिल्ट्रेट करना, कोई रास्ता तलाश करना, कोई रोज़न तलाश करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसका ये मनसूबा है, और खाना जंगी में ये इदारों को मुलव्वस करने की कोशिश कर रहा है, और इस सिलसिले में एक्स सर्विस मैन सोसाइटी को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, ये सोसाइटी क्या है? ये रिटायर्ड फौजी अफसरों पर मुश्तमिल एक तंजीम है, लेकिन इसके नाम से ये एक गलत तासुर मिलता है कि इसमें तमाम जो फौजी अफसर रिटायर होते हैं वो उस तंजीम के रुकन बन जाते हैं। ऐसा नहीं है। अक्सर रिटायर्ड अफसर तो एक गैर सियासी और गैर मसरूफ़ ज़िंदगी गुजारते हैं रिटायरमेंट की, यानी उनको फिर इन मामलात से में ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं करते। वो एक पुरसकून किस्म की ज़िंदगी जो एक खुशहाल आदमी रिटायर होने के बाद गुजारता है, किताबें पढ़ता है, खेल खेलता है, वर्जिश करता है, जिम जाता है, क्लब जाता है, दोस्तों के साथ मिलता है, वॉक करता है, वो इस तरह की लाइफ गुजारते हैं। लेकिन फ़ौज से हर साल बहुत सारे लोग रिटायर होते हैं, हर सतह के, हर रैंक के। तो उनकी तादाद मजमूई तौर पर जो अगर पाकिस्तान में इस वक्त जो रिटायर्ड अफसरान के उनकी तादाद मुझे सही पता नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कई हज़ार तो होगी। जबकि ये सोसाइटी जो है इसमें चंद लोग शामिल हैं जिनकी गिनती 100 तक भी नहीं पहुंचती। हो सकता है मेंबरशिप इनकी ज़्यादा हो, लेकिन वो लोग जो इमरान खान के आला कार बने हुए हैं उनकी तादाद बहुत कम है, बहुत ही कम। और लेकिन तस्सुर ये दिया जा रहा है कि जैसे सारे रिटायर्ड अफसर जो फौजी अफसर हैं वो इमरान खान को बचाने के लिए सीसा पलाई हुई दीवार बन गए, हालांकि ऐसा नहीं है। ये एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के लोग वो हैं जो ज़्यादातर जो इसके उहदेदार हैं वो हैं जो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में अरबपति और खरबपति बने। इनमें कोई मिडिल क्लास का आदमी नहीं है। सबके असासे जो हैं वो नाकाबिल यकीन हद तक हैं। और इमरान खान जो है वो मुशर्रफ का दूसरा जन्म है। मुशर्रफ ज़िंदा है, लेकिन ज़िंदा मुशर्रफ ने आवागमन किया है इमरान खान में। वैसे तो आवागमन जो है वो एक मरने के बाद ही होता है, लेकिन ये वो मुशर्रफ जो, इसको आप नीम मुर्दा समझ लें, ज़िंदा समझ लें, जो भी मर्जी समझ लें, तो ये एक ज़िंदा आदमी ने जून बदली है और आवागमन करके वो इमरान खान बन गया है। तो ये मुशर्रफ की एक्स सर्विसमैन सोसाइटी है, ये पाक फ़ौज की एक्स सर्विसमैन सोसाइटी नहीं है। तो इन रिटायर्ड अफसरों की कोशिश है कि खाना जंगी हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर है इन्होंने मुल्क को लूटा है, इनको मुल्क से कोई दिलचस्पी हो नहीं सकती। जो एक आम फौजी अफसर को मुल्क से मोहब्बत होती है, वो मुल्क के लिए जान भी देता है, और उसको इसके लिए मुल्क की सलामती और दिफा सबसे ज़्यादा बुनियादी उसका फरीज़ा होता है। लेकिन ये जो मुशर्रफ दौर में कुछ लोग आए थे जिन्होंने माल कमाया, दौलत कमाई और तरह तरह के मज़े चखे, इनका जो क़ारूरा है ये बाकी फ़ौज से नहीं मिलता। ये पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। इनका मिशन वही है जो याह्या खान का था। इनमें याह्या खान की रूह हलूल कर गई है, और मुशर्रफ के तो ये ले पालक है ही। याह्या खान, मुशर्रफ खान और इमरान खान नियाज़ी एक ही सिलसिले के 3 रूप हैं, बल्कि यूँ समझिए कि पाकिस्तान की एंटी जो एक ट्रिनिटी बनती है वो ये ट्रिनिटी है वो उसको। और ये जो 3 अफराद, याह्या खान, दोबारा सुन लीजिए, याह्या खान, परवेज़ मुशर्रफ और इमरान खान, ये अनहोली ट्रिनिटी है। तो ये इनके ज़रिए खाना जंगी की कोशिश भी हो रही है। और जब ये इमरान खान कहता है कि मैं कल इतवार को ऐसा सरप्राइज़ दूंगा जो सब कुछ बदल डालेगा और अपोजिशन की तहरीक ख़त्म हो जाएगी, तलपुट हो जाएगा, मामला उलट हो जाएगा, उसकी बुनियाद यही 3 पत्ते हैं। नंबर 1 बंदे उठवा देना, और नंबर 2 खाना जंगी, और नंबर 3 ये एक्स सर्विसमैन सोसाइटी को इस्तेमाल करना और कुछ और लोगों को इसमें मुलव्वस करने की कोशिश करना। लेकिन जिनकी नज़र है उनकी नज़र है, वो भी मामलात पर नज़र रखे हुए हैं, और इसके उम्मीदें बर आने की कोई सूरत हमें नज़र नहीं आती। ये कल तक मसला जो है ये तय हो जाएगा। अच्छा, ये तो इसकी प्लानिंग हो गई, और इसकी सोच देखिए।
اچھا ہم تو کہتے ہیں نا کہ یہ پاگل ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی بیان ہے کہ یعنی مخالفت میں پاگل کہا جا رہا ہے، لیکن نہیں، یہ سنجیدہ مسئلہ ہے اور یہ واقعتاً اس کا دماغ جو ہے خراب ہو چکا ہے۔ مثلاً کل کے واقعات آپ ذہن میں تازہ کیجئے۔ کل اس نے کیا کہا؟ پہلے اس نے یہ کہا اس کو فواد چودھری کو کہ بھئی ہفتے کے دن شہباز شریف گرفتار ہونا چاہیے تاکہ یہ اتوار کو اس کی وزیر اعظم بننے کا راستہ تو روکا جائے نا۔ یعنی اگر تحریک عدم اعتماد کامیابی ہو جاتی تو شہباز شریف تو گرفتار ہوگا، جیل میں ہوگا، تو یہ وزیر اعظم نہیں بن سکے گا۔ تو گرفتاری کیسے کی جائے؟ اس کی ضمانت منسوخ کراؤ۔ اس نے آرڈر دیا کہ سپریم کورٹ جاؤ اور اس کی ضمانت منسوخی کی درخواست دو، گویا کہ وہ سپریم کورٹ نہیں ہے بلکہ کوئی ڈاک خانہ ہے، پوسٹ آفس ہے، وہاں گئے اور وہاں سے 50 روپے کی ٹکٹیں لے کر آ گئے۔ یہ اس طرح کا اس کا مسئلہ تھا۔ سپریم کورٹ ہو یا کوئی بھی عدالت ہو، ضمانت منسوخ ہونے کا ایک پروسیس ہوتا ہے۔ اس کی دماغ کی خرابی اندازہ کیجئے کہ اس کا خیال ہے کہ یہ ادھر درخواست دائر کرے گا، ادھر فوراً بینچ بن جائے گا، فوراً سماعت ہوگی اور چند منٹ بعد فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ اگر یہ دماغ کی خرابی نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ پھر اس نے پارٹی اجلاس میں یہ خطاب کیا اور کہا کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری، شہباز شریف، حمزہ شہباز شریف، مریم، ان 6 افراد کو آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلا کر کل ہی میں گرفتار کر لوں گا۔ اپوزیشن کے 6 لیڈر بڑے جو ہیں، ان پر غداری کا مقدمہ درج کر کے ان کو کل ہی گرفتار کر لوں گا، آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی۔ اب تحریک عدم اعتماد پیش کرنے پر آرٹیکل 6 کیسے لاگو ہوگا؟ اس کا رستہ اس نے یہ نکالا ہے کہ چونکہ امریکہ نے سازش کی ہے میرے خلاف اور یہ سازشی ہیں، یعنی یہ میرا تختہ الٹ رہے ہیں، یہ امریکہ کے ساتھ ملے ہوئے، لہٰذا آرٹیکل 6 لگتا ہے۔ یہ بھی دماغ کی خرابی ہے۔ پارٹی کے اجلاس کے اندر سے اس کی مخالفت ہوئی کہ خان صاحب آپ یہ کیا کر رہے ہیں، کوئی عقل کی بات کریں۔ عقل کی بات کا لفظ انہوں نے محاورہ استعمال نہیں کیا، لیکن جن الفاظ میں عمران خان کو سمجھانے کی کوشش کی ان کا ترجمہ یہی بنتا ہے کہ عقل کچھ ہوش کے ناخن لو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک نے تو یہ بھی کہا، آپ نے سن لیا ہوگا، کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، یعنی کہ یہ نہیں، ممکن نہیں ہے۔ پھر اس نے دوسرا حکم سنایا کہ جتنے منحرفین ہیں ان سب پر آرٹیکل 6 لگا کے ان سب کو گرفتار کر لو۔ اگر اپوزیشن لیڈر کو گرفتار نہیں کرنا ہے تو یہ جتنے منحرفین ہیں، 22 ہیں، 25 ہیں، سب کو آرٹیکل 6 لگا کر گرفتار کر لو۔ اب یہ 3 باتیں ہو گئی ہیں اور تینوں کی 3 باتیں جو ہیں دماغ کی انتہائی نازک حالت میں خرابی کی نشانی نہیں ہے تو کیا ہے؟ اچھا ناظرین، چلتے چلتے ایک خبر سن لیجئے۔ ایک بہت بڑا مقدمہ عمران خان کے خلاف قائم ہونے والا ہے اور اس کا اشارہ شہباز شریف نے دے دیا ہے۔ وہ خاتون فرہ اپنے خامد کے ساتھ جو دبئی بھاگ رہی ہے، جس کو حلقے کے لوگ جونیئر جادوگرنی کے نام سے یاد کرتے ہیں، جو خاتون اول کی سہیلی ہے، اس کی بنیاد پر اس کو ڈپٹی جادوگرنی بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس نے جو کرپشن کی ہے اس کی مالیت 80 ارب روپے میں ہے، یعنی چند ارب نہیں بلکہ 20، 25 یا 50 کتنی گنتی ہے، بہت زیادہ رقم ہے۔ اور 2 مقدمے بنتے ہیں صرف اس کیس میں، ایک تو کرپشن کا، لوٹ مار کا، رشوت کا، اور دوسرا یہ ساری کی ساری رقم دبئی پہنچا دی گئی ہے۔ اس میں وہ بیبے کا کتنا حصہ ہے یہ پتہ نہیں ہے، لیکن وہ ساری رقم بہرحال دبئی پہنچا دی گئی۔ اور عمران خان نے اس پر جو کل انٹرویو دیا اس میں اس نے یہ کہا ہے، یہ بات کہی ہے اس نے کہ میرے خلاف مقدمے بھی بن رہے ہیں، مجھے پتہ ہے۔ اس کو پتہ نہیں یہ صرف یہ فرہ کا مقدمہ نہیں بن رہا، بہت سارے مقدمے بن رہے ہیں جن کی تفصیل میں آپ کو اگلے ولاگ میں بتاؤں گا۔ اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ میری کردار کشی کی جائے گی۔ ارے بھائی بیوقوف نالائق آدمی، کردار کشی اس کی ہوتی ہے جس کا کوئی کردار ہو۔ تم تو بچپن سے ہی کریکٹر لیس آدمی ہو، تمہارے بد کرداری، تمہاری بے کرداری کی گواہی تمہارا ہر ایک جاننے والا دیتا ہے۔ اور اس کا بہرحال اس خبر کی بنیاد یہ ہے کہ اس کو کسی نے بتایا ہے کہ اس کی کچھ آڈیو میسج، آڈیو کنورزیشن جو ٹیلی فون پر اس نے کی یا کیا بھی جو بھی کہا جا سکتا ہے، وہ ریکارڈ ہو گئی ہے اور اپوزیشن کے پاس پہنچ گئی ہے، اور وہ بہت ہی اخلاق باختہ اور اخلاق سوز قسم کی گفتگو ہے۔ ویسے مجھے حیرت ہے کہ اگر وہ اپوزیشن کے پاس پہنچ گئی ہے تو اپوزیشن اسے چلائے گی کہاں؟ کیونکہ نہ تو اسے ٹیلی ویژن پر چلایا جا سکتا ہے، نہ اسے جلسہ عام میں سنایا جا سکتا ہے، نہ اسے اخبارات میں چھاپا جا سکتا ہے۔ ہاں صرف ایک صورت ہو سکتی ہے کہ پریس کانفرنس میں مائک آف کر کے اور شریک تمام صحافیوں کو
یعنی ان کیمرہ سیشن کس کو کہنا چاہیے کہ وہ صحافیوں سے مائک بند کروا کے اور ان کے موبائل فون بھی بند کروا کے ان کو سنوا دی جائے کہ یہ جناب آپ کا ریاست مدینہ کا جو چیمپئن ہے، 1 نمبر کا جھوٹا پیدائشی بد کردار، یہ اس کی گفتگو ہے۔ تو یہ گفتگو کا بھی اسے پتہ چل گیا ہے۔ مجھے نہیں پتا اپوزیشن اس کو پیش کرنے کا ارادہ رکھتی ہے یا نہیں رکھتی، لیکن اس کو اندیشہ ہے کہ یہ آڈیو میری چلا دی جائے گی۔ تو ناظرین، یہ عمران خان کو بہت سی باتوں کا پتہ چل گیا اور بہت سی باتوں کا بھی پتہ نہیں چلا ہے۔ اس کے تو ایسے ایسے کیس، ایسے ایسے سکینڈل آنے ہیں کہ دنیا دیکھے گی کہ وہ راسپوٹین کے قصے لوگ بھول جائیں گے، حسن بن سبا کے قصے لوگ بھول جائیں گے، محمد شاہ رنگیلا کے قصے لوگ بھول جائیں گے، اور وہ جان عالم واجد علی شاہ لکھنؤ والا پیا، اس کے قصے لوگ بھول جائیں گے۔ اس کی ایسی ایسی چیزیں سامنے آنے والی ہیں اور آ کر رہیں گی۔ یہ جو رد انقلاب اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ جو امریکہ جو پاکستان میں سازش کر رہا ہے، میں اس کا مقابلہ کر رہا ہوں، چھوڑے اس بات کو، جو بھی کر رہا ہے، یہ اس کے ہر بیانیے کا بھرکس اس کے جانے کے بعد سے نکلنا شروع ہو جائے گا۔ تو ناظرین، انشاءاللہ مزید معلومات کے ساتھ کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔